नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए मई के पहले वीक में जो करंट अफेयर बना है उसके सभी क्वेश्चन यहां पर कवर करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ यहां पर स्टैटिक जीके और उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होगा उसको जानते हुए चलेंगे, जिससे कि आप उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जान सकें और आपको वो आसानी से याद हो पाए। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज हों। सारे जो टॉपिक होते हैं वो करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अंदर मिलेंगे, जैसे कि राजस्थान में भी आपको लिथियम के रिजर्व प्राप्त हुए हैं, उनकी बात करेंगे। साथ साथ एयरफोर्स ने अपना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में खोला है, किसके द्वारा खोला गया, इसकी चर्चा होगी। साथ साथ मेलबर्न क्रिकेट क्लब, आपने सुना होगा रिसेंटली में इसने कोहली और झूलन गोस्वामी अन्य 3 खिलाड़ियों को भी इन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है, तो उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, उनकी बात होगी। साथ साथ साइंटिस्ट हैं, एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं प्रदीप कुरुलकर, इनको अरेस्ट किया गया है। क्यों अरेस्ट किया गया है इसकी बात करेंगे। जेवलिन थ्रोअर भारत के तो एक ही हैं जिनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, इनका नाम है नीरज चोपड़ा जी। इन्होंने डायमंड लीग को जीता है और ये जो रिकॉर्ड है उसके साथ साथ नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। और लेबर डे कब मनाया जाता है पता होगा आपको, 1 मई को। तो और भी क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड आपको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली में आपने सुना था, क्या सुना था कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व भारत को मिले हैं और उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। लेकिन अभी रिसेंटली में क्या हुआ, राजस्थान में भी अभी लिथियम के रिजर्व प्राप्त हुए हैं और इतने लिथियम के रिजर्व प्राप्त हुए हैं कि भारत को जितना भी लिथियम यूज़ करना होता है उसका 80% लिथियम यहीं से मिल जाएगा। तो मतलब रिजर्व जो लिथियम के प्राप्त हुए वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इसका जो कंफर्मेशन है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही किया है और यही डिस्कवर कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में देगाना एक जगह है, वहाँ पर ये मिनरल रिजर्व प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा 80% डिमांड को ये फुलफिल कर सकते हैं। लिथियम अभी थोड़े टाइम पहले फरवरी में इसी साल आपने सुना था कि रायसी जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी लिथियम के रिजर्व प्राप्त हुए हैं। अब लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, जो कि लिथियम के रिजर्व मिलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है हम भारत सरकार ना भारत खुद भी कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है। अब कार्बन न्यूट्रल होने के लिए जो जो माध्यम है एनर्जी बनाने के, एनर्जी प्रोड्यूस करने के, उसको कोशिश करता रहता है भारत। और लिथियम एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी का एक स्रोत है। रिचार्जेबल बैटरी में आप लिथियम का यूज़ करते हैं, तो रिचार्जेबल बैटरी को बनाने के लिए लिथियम यूज़ होता है। इसीलिए लिथियम के जब रिजर्व मिलते हैं तो हम इस प्रकार की जो रिचार्जेबल बैटरी है उनको और ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं, जिससे कि हम कुछ हद तक तो कार्बन एमिशन को रोक सकते हैं इसका यूज़ करके। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिथियम की बात करें तो एक सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल है और ये एल्कलाइन और रेयर मेटल की कैटेगरी में आता है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका एटॉमिक मास 6.9 U है। लिथियम की बात करें तो इसके रिचार्जेबल बैटरी बनाने में काम आता है और ये मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज़ किया जाता है डेवलप करने में। ध्यान रखिएगा, अगर दुनिया में बात करें रिज़र्व की तो सबसे ज़्यादा चिली में लिथियम के रिज़र्व पाए जाते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अर्जेंटीना का नंबर आता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, भारतीय एयरफोर्स जिसका MiG-21 क्रैश कर गया और हनुमानगढ़ राजस्थान में क्लैश किया है। ध्यान रखिएगा, बस आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर क्लैश किया, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर MiG-21 की बात करें तो सोवियत यूनियन, जो कि अब तो SSR नहीं रहा, तो इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था MiG-21 को, और 1963 में इसको डेवलप किया गया। ध्यान रखेंगे, भारत ने इनको परचेज किया और अब यहाँ पर ये क्लैश का कारण बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ में जो राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर भारत के, उनके द्वारा इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर ओपन किया गया, इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर
अलग अलग जो एयरफोर्स के आर्टफैक्ट्स हैं और भी बहुत सारे जो उनको अट्रैक्ट करने वाले, इस एयरफोर्स की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने वाले सामान रखे होंगे। इसमें मेन फोकस ये रखा गया है कि जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनको इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कराने के लिए, इंस्पायर करने के लिए इसे खोला गया, जिससे कि वो इसे इंस्पायर हो और एयरफोर्स की तरफ अपने करियर को आगे बढ़ाएं। चंडीगढ़ में इसे खोला गया है। चंडीगढ़ आपको पता है पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की कैपिटल है और चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है। इसको 1950 में ली काबूजियर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये स्विज फ्रेंच मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली फार्मा पार्क को बिल्ड किया गया। ध्यान रखिएगा, पहला फार्मा पार्क को बनाया गया उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब कहाँ बनाया गया, तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड में अवेलेबल है। यहाँ पर पहला फार्मा पार्क डेवलप किया गया है। 1500 हेक्टेयर की जो लैंड है उस पर इसको डेवलप किया जाएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कुछ इस प्रकार का नज़ारा मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि मेडिकल डिवाइस अलग है और फार्मा पार्क अलग है। ध्यान रखिएगा, मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में ही पहला खोला गया, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, दोनों कंफ्यूजिंग है इसलिए। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं बाबर आजम, ये फास्टेस्ट 500 रन बनाने वाले ओडीआई में प्लेयर बने हैं। ध्यान रखिएगा, बाबर आजम, जिनकी तुलना विराट कोहली से की जाती है और इन्होंने वनडे मैचों में 5000 रन सबसे तेज़ी से बनाए हैं और दुनिया में इन्होंने रिकॉर्ड ये बना लिया है। 5000 रन बनाने के लिए इन्होंने 97 इनिंग्स का सहारा लिया और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो हासिम अमला जो साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते थे, अब तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्होंने 101 इनिंग्स में 5000 रन बना लिए थे और ये 14 नंबर के पाकिस्तानी बने हैं जिन्होंने 5000 रन से ज़्यादा रन बनाए हैं। आगे बात करें, और इंजमाम उल हक आपको पता ही होगा 11000 से ज़्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो कि टॉप पोजीशन पर हैं। ये हैं बाबर आजम। आगे बात करेंगे तो किरण रिजिजू ने ट्रेलर लॉन्च किया है किसका, तो पहली टेगाइन लैंग्वेज फिल्म का। टेगाइन क्या है, तो एक प्रकार की कम्युनिटी की लैंग्वेज है। इसकी बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये कम्युनिटी प्राप्त होती है और सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर टेगाइन लैंग्वेज बोलने वाले लोग प्रेजेंट हैं। उन्हीं की पहली फिल्म टेगाइन लैंग्वेज पर लॉन्च हुई, जिसको किरण रिजिजू के द्वारा ट्रेलर इसका लॉन्च किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये 90s पर जो प्यार मोहब्बत होती थी उसके ऊपर बेस ये फिल्म है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं लव इन 90s। अगला क्वेश्चन, अजय विज है जिनको एमडी बनाया गया है असेंचर का। ध्यान रखिएगा, असेंचर आपको पता होगी ये सर्विस प्रोवाइड कराने वाली एक आईटी फील्ड की बड़ी कंपनी है। इसके अनिल विज को तो अपॉइंट किया गया एमडी, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें संदीप दत्ता को अपॉइंट किया गया है इंडियन मार्केट यूनिट का हेड, ध्यान रखेंगे। और रेखा एम मेनन की बात करें तो इनको मैनेजिंग डायरेक्टर, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है असेंचर इंडिया में। ध्यान रखेंगे, इंडिया में इन लोगों को किया गया है और अजय विज को मैनेजिंग डायरेक्टर भारत में किया गया है एसेंचर का। ठीक, और अगर एसेंचर की बात करें तो 1989 में इसे फाउंड किया गया। आयरलैंड के डबलिन में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमडी अपॉइंट हुए और यहाँ पर इनका नाम है अजय विज और बाकी 2 पर्सन यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, मार्क निकोल्स जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है एमसीसी मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब का। ध्यान रखिएगा, मार्क निकोलस, ये जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है ये लंदन में अवेलेबल है और ये आईसीसी से पहले ही फॉर्म हो गया था। आप देख सकते हैं 1787 में इसको फाउंड किया गया। जब आईसीसी जब तक नहीं बना था तब तक इसी के रूल चलते थे। जब आईसीसी बन गया तो उसके बाद इनके रूल्स को आईसीसी के रूल्स से रिप्लेस कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, थॉमस लॉर्ड इसके फाउंडर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकें माल निकोल्स,
और अगला क्वेश्चन, वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। वीज़ा ने इंट्रोड्यूस किया है CVV फ्री। आपको पता है जब आप पेमेंट करते हैं तो पहले आप अकाउंट नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट वगैरह, कार्ड होल्डर या फिर अकाउंट होल्डर जो भी है उनका नाम, और कैप्चा भरने के बाद आपसे कैप्चा भरने से पहले आपसे पूछा जाता है CVV नंबर, जो कि कार्ड के बिल्कुल पीछे 3 डिजिट का होता है। अब वीज़ा ने इस प्रकार की सुविधा दी है कि अगर आप CVV नंबर के बगैर किसी पेमेंट को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं टोकनाइज कार्ड का यूज़ करके। टोकनाइजेशन क्या है, रिसेंटली में आपने सुना होगा इसका भी। देखिए, कंपनियां क्या करती हैं, किसी भी कस्टमर के सारी डिटेल को सेव कर लेती हैं, लेकिन अब टोकनाइजेशन जब से लागू किया गया RBI के द्वारा, तब ऐसा कंपनी नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि अब उनको ID जनरेट करके देनी होती है। अगर पहली बार वो जो इन्फॉर्मेशन अपनी डालता है उसके बेस पर उसकी ID जनरेट होती है। ID जनरेट जब हो गई तो उसके बाद फिर वो पेमेंट उस ID के माध्यम से करेगा। उस ID को ही हम टोकनाइजेशन या टोकन कहते हैं। ठीक, तो टोकनाइजेशन अगर कार्ड यूज़ करता है कोई तो CV फ्री पेमेंट हो पाएगा, और वो वीज़ा ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो वीज़ा की बात करें तो इस्टेब्लिश इसको 1958 में किया गया था। फाउंडर इसके डी हॉक है। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में है। अगला क्वेश्चन, DRDO के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम प्रदीप कुरुलकर है। इनको पुणे से अरेस्ट किए गए हैं। क्यों? एस्पियोनेज की चक्कर में। मतलब ये कि इन्होंने धोखाधड़ी की है। इन्होंने जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाई है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसकी बात करें तो इनके साथ आपने सुना होगा हनी ट्रैप हुआ है। मतलब कोई फीमेल के साथ इनकी दोस्ती हुई, उसके बाद जो सीक्रेट्स हैं वो इन्होंने बताए हैं दूसरे देशों को और भारत के दुश्मन देशों को। ध्यान रखिएगा, इनके कनेक्शन देखे गए, इसीलिए इनके ऊपर कंप्लेन किया गया। कंप्लेन के बाद जो महाराष्ट्र की एंटी टेरर स्क्वाड है उनके द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया पुणे से। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ये साइंटिस्ट हैं और इनको अरेस्ट किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इनका नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा, आपको पता होगा भारत में अगर बात की जाए जेवलिन थ्रो में टॉप पोजीशन पर कौन है तो नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा टोक्यो में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं और अब इन्होंने दोहा डायमंड लीग को भी जीत लिया 2023 में, और ये 2023 में इनका पहला टाइटल है। मतलब दोबारा से उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया डायमंड लीग को, और उसको इन्होंने माफ़ कीजिएगा दोहा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। कतर की कैपिटल दोहा है और दोहा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। लास्ट वाला जो नीरज चोपड़ा ने वहाँ पर भी मेडल जीता था वो स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा का अगर इस बार का बेस्ट थ्रो देखा जाए तो पहली बार में ही उन्होंने जो थ्रो किया उसी के बेस पर इनको प्राइज़ मिल गया। वैसे 3 बार थ्रो करना होता है तो पहली बार में इन्होंने सबसे ज़्यादा थ्रो किया, बाकी दोनों कम थे, तो इन दोनों के बेस पर नहीं, पहले के बेस पर इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी गोफा असम में खोला गया। ध्यान रखिएगा, जो हमारे पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे, इन्होंने भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी फोपा असम में इनॉग्रेट किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, और लगभग इसका काम कब तक खत्म हो जाएगा तो कहा जा रहा है इस साल के या अगले साल के स्टार्टिंग तक इस काम को फिनिश कर दिया जाएगा, मतलब वर्किंग पोजीशन पर इसको ला दिया जाएगा। ये भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये असम में पहला खोला गया। इससे होगा क्या, इससे जो बिजनेसेस हैं वो उनको रफ्तार मिलेगी, रोड, रेल, एयर और वाटरवेज के कनेक्शन को बेहतर किया जाएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसके द्वारा अन्य जो MSME सेक्टर है उसको मिल सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दुबई ने ग्लोबल चेस लीग को होस्ट किया। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल चेस लीग दुबई में ऑर्गेनाइज कराई गई और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड चेस लीग है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करें तो दुबई कहाँ की एक सिटी है तो आपको बोलना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, और इसकी कैपिटल अबू धाबी है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है
और प्रेसिडेंट यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नयान है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है। और वाइस प्रेसिडेंट आपसे ज़्यादा पूछे नहीं जाते तो इनके बारे में नहीं देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 जिसको साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज कराया गया, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 सिल्वर मेडल भारत के द्वारा भी प्राप्त किए गए हैं। इसमें जो सिल्वर मेडल प्राप्त हुए वो बिंदिरा रानी देवी 55 किलोग्राम की कैटेगरी, जेरेमी लालगुआ 67 किलोग्राम की कैटेगरी में प्राप्त हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेट लिफ्टिंग की तस्वीरें हैं। मेडल कौन कौन, तो विद्या रानी देवी जो कि 55 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल प्राप्त कर पाई हैं, और बिंदियारनी देवी इन 55 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल, और जेरेमी लालिंगुआ ये भी 67 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल प्राप्त कर पाई हैं भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र फडणवीस उनके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू को अनवील किया गया मॉरिशस में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ किया गया, तो मॉरिशस में किया गया। देवेंद्र फडणवीस ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मूर्ति को इनॉग्रेट करते हुए कौन, हमारे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वाइस चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा महाराणा छत्रपति शिवाजी का। मॉरिशस की बात करें तो इंडियन ओशन में लोकेटेड एक नेशन है। इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपन है। प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जगन्नाथ है। और मॉरिशन रुपी इनकी यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, भारत जो हार्बर जो वहाँ पर पोर्ट है उसको डेवलप करेगा, या कह सकते हैं एक जो सेना है उसके लिए एक ऐसी जगह जहाँ पर वो रह सके, जहाँ पर वो अपने कार्य को कर सके। और अपनी सेना के लिए नहीं, मालदीवन सेना के लिए इसको डेवलप किया जाएगा। मालदीवन जो कोस्ट गार्ड है उनके डेवलपमेंट, उनके लिए इसको डेवलप किया जाएगा। तो भारत मालदीव जो कि कंस्ट्रक्ट करने वाले एकता हार्बर, ध्यान रखिएगा, कोस्ट गार्ड जो मालदीव नेशन डिफेंस फोर्स है उनके लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर और भी मालदीव के भारत ने गिफ्ट दिए हैं। जैसे 2020 में अगर बात करें, और 2019 में डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी भारत ने दिया। 2022 में कोस्टल रेडार सिस्टम भी दिया भारत ने। और मोदी जी लगातार वहाँ पे जो भी अगर दिक्कतें होती हैं, कोई भी तूफान आता है या कोई कोरोना वायरस के समय पर भी काफ़ी मदद भारत ने की थी। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है उसने मंथली इंसेंटिव वुमेन ऑफ स्पीति के लिए लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो मदद होगी ये 1500, जो ये सब्सिडी होगी ये 1500 वुमेन्स की, 1500 रुपये एक वुमेन को प्राप्त होंगे स्पीति वैली में जो रहती हैं। ये अनाउंसमेंट हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू जी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, और हाँ ये किस स्कीम के अंतर्गत की गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, अजय बंगा, आपको पता होगा ये मास्टर कार्ड के सीईओ के पद पर काम कर रहे थे, और अब इनको प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनके द्वारा इनको प्रेसिडेंट बनाया गया वर्ल्ड बैंक का। ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन के द्वारा इस पोस्ट के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। फाइनली भारतीय ओरिजिन के हैं अजय बंगा, इनको वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंट किया गया है। ये मास्टर कार्ड में सीईओ के पद पर सर्व कर चुके हैं। ये है अजय बंगा जी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में इसे फाउंड किया गया। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। जो बाइडेन प्रेसिडेंट है कहाँ के, ये यूएस के, और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है कहाँ की, तो ये यूएस की। अगर इसकी बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक को 1944 में फाउंड किया गया, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी मैंने आपको बता ही दिया। और साथ साथ ध्यान रखिएगा इनके जो हेड है वो डेविड मालपास हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया की पहली अंडर वाटर सी टनल को लॉन्च किया गया, और ध्यान रखिएगा नवंबर 2023 में मुंबई में से सेट किया गया, लेकिन अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये मुंबई के नियरेस्ट इसको डेवलप किया जा रहा था। ठीक, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और जो बीएमसी है उसने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की पहली अंडर वाटर सी
मेट्रो। अगला क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं पंडित रामकृष्ण, इनको सेंचुरी मैन के रूप में अनाउंस किया गया, मतलब इनको सम्मानित किया गया। ये सोशलिस्ट लीडर हैं और इनको शताब्दी पुरुष या फिर मैन ऑफ द सेंचुरी के नाम पे इनको इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, सोशलिज्म, भारत के जो सोशलिज्म में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उनके लिए ये जो उपाधि है या कह लीजिए ये जो अवार्ड है वो इनको प्राप्त हुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इनका नाम है, ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, पंडित रामकृष्ण। कौन? पंडित रामकृष्ण। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, एक बुक है जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इसको अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखा गया और पब्लिश किया गया है रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा। ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत किस प्रकार से बनी, भारत ने किस प्रकार से यूके को पीछे छोड़ दिया, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको देती हुई ये बुक नज़र आएगी। भारत के बेहतरीन काम, भारत के अलग अलग स्टेप, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस, जिसको अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर अमिताभ कांत जी कौन है, तो आपको पता होगा कि ये सीईओ है, आईएएस ऑफिसर रहे, रिटायर हो चुके हैं, सीईओ थे नीति आयोग में 2016 से 2022 तक। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इस बार जो लॉन्च हुई हैं मई के आसपास, उसको रिवाइज करते हैं। जैसे वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर MA हसन के द्वारा लॉन्च की गई। तो जो अगली बुक है वो गांधी पॉलिटिक्स एंड सेक्ट है, जिसको पीयूष बबेले के द्वारा लॉन्च किया। फूलंगे, ये किसने? लेखनाथ छेत्री, और जो कि दार्जिलिंग के राइटर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। अ मैटर ऑफ द हर्ट एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना विश्वात रावत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एज गुड एज माई वर्ल्ड, इसको KM चंद्रशेखर के द्वारा लॉन्च किया गया। मुंड का उपनिषद, इसको किसके द्वारा? डॉक्टर करण सिंह, जो कि ex-MP रहे, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। काउंटिंग इंडिया, कोटिंग इंडिया, जिसको नंदिनी दास के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑटोबायोग्राफी क्या है? क्रॉस कोट, जिसको जयदीप मुखर्जी जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, डिंग लिरन, जो कि पहले चाइनीज़ बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया, और ये 17वें नंबर के जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को पीछे कर दिया है, मतलब 16वीं रैंक पर थे, अब ये 16वें ये वर्ल्ड चेस चैंपियन थे, अब 17वें कौन बन गए? डिंग लिरन। आपको लग रहा होगा मैग्नस कार्लसन को हराया है, नहीं, मैग्नस कार्लसन ने इस बार अपना नाम ही नहीं दिया, और रशिया के इयान नेपोमचितिची इनको हराया है। ध्यान रखिएगा, डिंग लिरन ने रशिया के एक प्लेयर को हराया, उसके बाद ये 17 नंबर के वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे डिंग लिरन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आसियान। पता है आपको आसियान में भारत मेंबर नहीं है, इसके 10 देश मेंबर हैं, जिसमें भारत नहीं है। तो आसियान के जो मेंबर हैं और भारत, इन दोनों ने मिलकर मैरीटाइम एक्सरसाइज सिंगापुर में ऑर्गेनाइज कराई है। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर दो फेज़ में इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, और पहला फेज़ तो नॉर्मल सी पर होगा, और उसके बाद इसको चाइना सी पर भी ऑर्गेनाइज कराने की अभी रणनीति बनाई गई है। इसमें भारत का INS सतपुरा और INS दिल्ली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फेज़ में इसको बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। पहला है हार्बर फेज़ और दूसरा है सी फेज़। सी फेज़ में इसको साउथ चाइना सी पर बनाने की घोषणा की गई। उसमें कहा जा रहा है कि चाइना का विरोध मिल रहा है। INS दिल्ली और INS सतपुरा भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। INS दिल्ली की बात करें तो भारत का ये पहला इंडिजिनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और INS सतपुरा की बात करें तो इंडिजिनियसली बिल्ड है, ये गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन एंड सेंसर को फिल्टर करने वाला ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, चलिए आगे बात करें। ये एक INS है। ठीक, अगला क्वेश्चन, AK मोहंती एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इन्होंने KN व्यास की जगह ली है। ठीक, AK मोहंती।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर 1954 में इसको फाउंड किया गया। अगला क्वेश्चन, देवदत्त चंद एमडी बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद जो कि इससे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अब इनको बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर। 1908 में वडोदरा में इसको इस्टेब्लिश किया गया, किसको, बैंक ऑफ बड़ौदा को, और इसको फाउंड करने वाले जयाजीराव गायकवाड़ हैं और हेडक्वार्टर इसका अलकापुरी वडोदरा में अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं देवदत्त को। अगला क्वेश्चन, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 को सर्जियो पेरेज के द्वारा जीत लिया गया। सर्जियो पेरेज रेडबुल चलाने वाले एक प्लेयर हैं और याद रखिएगा ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। इस साल टोटल 5 कारों की रेस अभी तक हो चुकी हैं। अभी आज एक और रेस हुई है मियामी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता और साथ साथ मैक्स वर्स्टप्पन ने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज और अजरबैजान को भी सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया। ये भी रेडबुल चलाते हैं और मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। इस बार 5 कारों की रेस अभी तक हुई। मियामी ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया। तो 5 कारों की रेस हुई, पांचों को जीतने वाले कौन हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, लेबर डे 1 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे 80 से ज़्यादा देश मिलकर मनाते हैं। पूछा जा सकता है कौन मनाता है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और इसकी थीम शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ये इसकी थीम रखी गई है। इसको यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट दंतक, 64 रेजिंग डे इसका ये ऑब्जर्व कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो इसको 24 अप्रैल 1961 को ऑब्जर्व किया गया, को डेवलप किया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट दंतक जो कि 64 अपना स्थापना दिवस मना रहा है उसको उन्होंने रेज किया, उस इनिशिएटिव को इन्होंने प्रमोट किया। प्रोजेक्ट दंतक की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया और इसको जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए, और यहाँ पर अगर बीआरओ की बात कर लें तो किंग भूटान के जो है और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं, इनका एक विज़न था कि बॉर्डर को ऐसा कनेक्ट कर दिया जाए कि आराम से लोग मूव कर सके, आर्मी मूव कर सके। उसी के लिए बीआरओ को डेवलप किया गया। बीआरओ का काम यही है कि वो डेवलप करे जो बॉर्डर में गांव से गांव को और गांव से शहरों को रोड के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसको 1960 में फाउंड किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे बात, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 7 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ने, याद रखिएगा। अगर इसकी थीम की बात करें तो एथलेटिक्स फॉर ऑल अ मैन बिगनिंग, ये इसकी थीम रखी गई और इसको पहली बार 1996 में ऑब्जर्व किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मेन मकसद अवेयरनेस फैलाना डिसीज से रिलेटेड है और इसकी थीम बी अवेयर शेयर केयर स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्राइट द थैलेसीमिया केयर गैप रखी गई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनको रिवाइज करवा दूं तो इस मंथ में पहला हमने लेबर डे ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद महाराष्ट्र डे 1 मई को, गुजरात डे भी ऑब्जर्व हुआ, वर्ल्ड ट्यूना डे हमने 2 मई को और प्रेस फ्रीडम डे हमने 3 मई को ऑब्जर्व किया, थैलेसीमिया 8 मई को और इस जो एथलेटिक्स डे है वो 7 मई को हमने ऑब्जर्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।